गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जीके फैंटिक में। आज हम लोग जो है महात्मा गांधी युग, जैसा मैं बोला था कि महात्मा गांधी युग ले क्या हूँ, उसी प्रकार में अब आज मैं जो है महात्मा गांधी युग का जो एक होता है ना, एक डायग्राम समझ लीजिए कि किस तरह से वे जो अगला अलग कदम बढ़ा रहे थे। और ये सारा जो भी ये प्रोसेस है सब एग्जाम में पूछा गया, सारा एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं, लेट से शुरू करते हैं किया जाए। यहाँ पे जो आप जो देख रहे हैं तो 1914 1918 में प्रथम विश्व युद्ध जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो 1915 में मैंने लिखा कि महात्मा गांधी का भारत में आगमन। तो जब ब्रिटेन जब महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि जब दे रहे थे, ध्यान दीजिएगा, तो उन्होंने जो है दिए उनके उपलब्धि के लिए, महात्मा गांधी की उपलब्धि के लिए। उन्होंने महात्मा गांधी की उपलब्धि क्या की थी? महात्मा गांधी ने उपलब्धि ये की थी कि उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था उस टाइम इंग्लैंड बहुत बड़े अच्छा खासा रोल निभा रहा था। उसको प्रथम विश्व युद्ध जीतना था। जीतने के लिए वो क्या करने के लिए उसके भारत और सैनिक की जरूरत पड़ती। तो सैनिक कहां से मिलता? तो भारत के जरिए मिलता। तो अब भाई कोई तो होगा ना भाई कि जो भारत के लोगों को, नागरिक को वहां पे भेजे, क्योंकि यहाँ के नागरिक लोग को ऐसा मान्य था, यहाँ के जो भारत के नागरिक थे, यहाँ का इनका मानना था कि दूसरे कंट्री में जाके ये करना इनके लिए बहुत ये था, मतलब अभिश्राप मानते थे, ठीक है, पाप मानते थे। तो ऐसे में महात्मा गांधी ने जो है इनको बोले, समझाए, ताकि तो बहुत लोगों ने, जो अच्छे खासे लोग, नौजवान लोग इस युद्ध में शामिल हुए, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए। ठीक है, तो प्रथम विश्व में शामिल होते हैं। और ये महात्मा गांधी ऐसे नहीं बोले कि ठीक है हम जाओ कर दिए। ब्रिटेन शर्त रखे थे कि अगर आप मेरा हेल्प करते हैं, मैं प्रथम विश्व युद्ध जीत जाता हूं, तो महात्मा गांधी जी मेरा विश्वास कीजिए कि मैं भारत को छोड़ के आजाद करके चला जाऊंगा। तो महात्मा गांधी जी बोले ठीक है भाई, करो, कोई बात नहीं, करो, अच्छा बात है। तो जानते हैं कि अहिंसावादी थे महात्मा गांधी जी, तो बोले ठीक है भाई, चलो लड़ाई झगड़ा से नहीं होता है, चलो इसी से करते सही हो जाए। चलिए, तो यहां तक 1914 में 15 में हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि वे सबसे पहले ब्रिटेन आए, नहीं, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से आए, आने का फिर वो चले गए ब्रिटेन में किससे हिंद की उपाधि लिया, उपाधि के आके यहाँ पे आ गए। अब क्या होता है 1916 में जब आते हैं, तो 1916 में सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। फिर देश का जब भ्रमण करते करते, जब उनके एक व्यक्ति थे, नाम मैं भूल रहा हूं, वे जो है उन्हें चंपारण ले जाते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। ये पहला सत्याग्रह होता है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो था, यहां पे क्या होता था कि 3 कठिया प्रोसेस शुरू हुई थी। कि मतलब कि एक जमीन है, सपोज देख लीजिए ये एक जमीन है, जमीन का ये 4 भाग है, तो एक भाग नील, ये नील, तो ये तीनों भाग जो है, ये पूरा भाग नील हो गया। तो ये भाग में खाली किसान अपना उपज उगाता था, ऐसा प्रोसेस था। अब यहाँ इतना ऐसा जहरीला वो नील का पेड़ होता है कि पूरा एरिया, इसका एरिया को भी खा लेता था, ये हल्का हल्का ना, ये इस एरिया को भी खा लेता था। तो इससे इसका उपज नहीं हो पाता था। अब सोचिए साल भर उगाना है, कृषि किसानों को ये सब करना है, तो कहाँ से कर पाएगा वो? तो अब इस पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़े, तो भूखे रह जाते थे, मेहनती, मतलब जब भी कोई बाहरी होता है तो ऐसी झंझट झमेला उत्पन्न होता है। तो अब इस वजह से जो महात्मा गांधी जी ने नील कठिया 3 कठिया प्रोसेस को शुरू किया। 3 कठिया जो है ये विद्रोह किया, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह से शुरू होता है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहां से हुआ था? तो सत्याग्रह से शुरू हुआ था। ठीक है, सत्याग्रह कहां? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया, जो भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मिल गया, 1917 हो गया। अब 1918 में खेरा आंदोलन तो होता है, तो पूछा जाएगा खेरा कहाँ है? खेरा अहमदाबाद में है। क्योंकि यहाँ पे की खासियत क्यों है? क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी जी ने ये किए थे, भूख हड़ताल किए थे। तो भूख हड़ताल आपको खेरा में मिलेगा। तो पूछा ये हो सकता है कि कौन से आंदोलन में पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? तो हो गया 1918 में। भूख हड़ताल कब हुआ था पहला? तो 1918 में। तो एक ही क्वेश्चन को घुमाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर करना होगा कि कहां से हम सटीक निकालें। ठीक है, जिस तरह से चावल से कंकड़ निकालते हैं ना, उसी तरह से आपको यहां से भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, हर एक आंसर को मैं बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, जिसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास आएगा पार्ट 1 में हर एक 2 टॉपिक को लेकर चलेंगे, ताकि क्लियर हो सके, कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि कंफ्यूजन इस चैनल में नहीं रहता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए भाई। बस मैं चाहता हूं तो इसको तुरंत खत्म कराने में कोई टाइम नहीं लगता है, तुरंत खत्म करा दूंगा, मगर आपके दिमाग में कितना घुसेगा, क्यों, क्या जरूरत है। तो इस सब चीज के लिए मैं बार बार बोलता हूं, ये चैनल आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, और हमेशा खड़ा रहेगा है भी। तो अब हम लोग 1916 हो गया, 1917 हो गया, 1918 में अहमदाबाद हो गया। अब 1919 में क्या हुआ था, जो कि यहाँ पे इतना साल लिखा हुआ था एग्जाम में, ये 1919 का जो डेट है ना, साल बहुत ही भयानक था। इसमें हर तरह से विचित्र बातें उत्पन्न हो रही थी इसमें। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या हुआ, 1919 से सबसे पहले रोलेट एक्ट आया। तो आपको बताना भी पड़ेगा, आपको मैं जब टॉपिक लाऊंगा तो आपको बताऊंगा रोलेट एक्ट क्या है। ऐसे फिलहाल एक देता हूं ओवरव्यू। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था कि अगर आप सत्याग्रह हैं, आप आंदोलनकारी हैं, तो आपको संदेह अगर मुझे आप पे है तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा, बिना मुकदमा चलाए आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे। समझ, पहले क्या होता था कि अगर आपको हम के लिए हैं तो आपको मुकदमा चलाएंगे, उसको ये करेंगे, केस वगैरह होगा तो फाइल होता था, तो ये सब होता था। मगर इसमें रोलेट एक्ट में बिना संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था। कौन? पुलिस कर लेता था। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ रोलेट एक्ट समझ आ गया। इसी को काला कानून का सजा, काला कानून भी इसी को कहते हैं। अगर एग्जाम पूछा जाए काला कानून किसे कहते हैं, तो या आप बोलेगा रोलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, क्लियर रहना चाहिए, एकदम क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि यही चैनल आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप लोग हमेशा जानते होंगे, मगर जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपको पता ही होगा किस तरह से त्राहिमाम मचा था। फिर भी इस जलियांवाला बाग में हत्याकांड में एक व्यक्ति बच जाते हैं। ठीक है, वही एक व्यक्ति जो आगे जाके जो है उनके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, उनके उस व्यक्ति को मारने के लिए वो विदेश चल जाते हैं। तो खैर वो बहुत मजा आएगा जब आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, बस एक ओवरव्यू देता हूं। ठीक है, 1919 में ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रोलेट एक्ट हुआ था। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड, आप सोचिएगा ये सब एक ही तो नाम है, बट मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक नाम नहीं है फ्रेंड, माय फ्रेंड, दो नाम है, दो। यहाँ देखिए मेंटेग्यू है, ये हैं सचिव हैं, और चेम्सफोर्ड जो है वो गवर्नर थे उस टाइम के। ठीक है, चेम्सफोर्ड गवर्नर थे और सचिव कौन थे? मेंटेग्यू, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या हुआ था? तो मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में हुआ था कि इनमें सिखों को, ईसाइयों को भी आरक्षण दिया गया। पहले तो हिंदू मुस्लिम को था ही, फिर जब आवाज वगैरह उठने लगा, जब अमृतसर में वगैरह हमेला झमेला झंझट होने लगा, तो मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड लगा कि बहुत बड़ा क्या नया नाम आ गया है। जबकि वो ऐसा कुछ नहीं था, बस खाली फूट डालो राज करो नीति का प्रोसेस को लेकर चला था। क्योंकि आपको पता ही होगा कि 1919 से ही वे 1909 से ही जो है उन्होंने जो है अपना प्रोसेस को शुरू कर दिया था, फूट डालो राज करो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग सिख और ईसाई को भी दे दें, और ताकि इनका भी फूट डालो और राज करो उसे भी शुरू कर दिया जाए, बचा खचा जो भी और भी है हम लोग को मिल जाए। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहीं पर निभाता है, क्योंकि यहाँ पे हम खिलाफत आंदोलन में हम लोगों को एकता का प्रतीक हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे भी जो है जब विद्रोह हुआ था, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ था ना, तो देश में एकता ऐसा देखा कि अंग्रेज के नींव हिलने लगी थी, डर गए थे वो। खैर, तो आप सभी को पढ़ेंगे, सभी, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैं किस तरह से कराने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि मेरे में कुछ तो है बात जो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं आपको बता रहा हूं, हर एक चीज को क्लियर कर रहा हूं, एक एक चीज को। ठीक है, खिलाफत आंदोलन हो गया। अब 1920 में होता असहयोग आंदोलन, जैसा कि आपको पता ही है कि असहयोग आंदोलन भी शुरू होता है, मगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1919 में असहयोग आंदोलन होता है कि 1920 में होता है। अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, और 1920 में खिलाफत आंदोलन में एक और व्यक्ति का नाम होता है अली बंधु, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बस वेट कीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा, उसमें भी देखिए, ये वीडियो भी देखिए। चलिए, ठीक है, कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन हुआ था, बहुत सभी लोगों ने एकता का रूप ऐसा दिखाने लगे कि एक बार क्या हुआ कि 1922, यही 1920 होते 1922 जब पहुंचता है तो चोरी का कांड होती है। चोरी कांड जो ऐसा कांड होता है कि यूपी में एक जगह है गोरखपुर, ठीक है, वहां पे ये असहयोग आंदोलन का एक जुलूस जा रहा था। तो जाने के क्रम में क्या हुआ, पुलिस लोगों ने उन्हें रोक लिया। रोकने के बाद क्या बोलते हैं कि आप नहीं जा सकते हैं। तो बस यहाँ के जो असहयोग आंदोलन के जो व्यक्ति थे, इतना हिंसक हो गया कि 22 पुलिसकर्मियों को थाने में ही बंद करके जला दिया गया। सोच सकते हैं कितना बेदर्दी वाला हुआ, मगर खैर बीत के सो बात गई, मगर है तो बहुत भयानक के सोच रहे। 22 व्यक्तियों को जो है वो जिंदा जलाना कितना ये है। तो इसी से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ये असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया, तो 1922 में लिया गया। तो 1922 में लिया गया, तो 1922 में क्या हुआ था, तो चोरी कांड हुआ था। ठीक है, चलिए, इतना तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए, अब आते हैं 19 के बाद आता है 1922 हो गया। उसके 1925 में आता है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने कौन करते हैं, तो M.N. राय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। आपकी सभी के बारे में डिटेल बताऊंगा, बस एक टॉपिक आप ले चलिए। 1928 में देखिए साइमन कमीशन का आह्वान होता है। आपको पता ही होगा साइमन का एग्जाम बैठे हुए जो नए व्यूअर में, आप सभी को बताऊंगा, बस आप ये सब नोट करके कॉपी में एक नोट करके लिख लीजिए, सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर साइमन कमीशन आते हैं, साइमन कमीशन का बहिष्कार होता है। फिर वो लाला लाजपत राय लाठी से मारे जाते हैं। मारे जाने के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। वे बोल देते हैं कि मैं एक लाठी का बदला अंग्रेज को चुकाना पड़ेगा। फिर ये प्रोसेस जो आगे चलता है, तो फिर इन्हें साइमन कमीशन, साइमन गो बैक का नारा लगता है। तो हर एक क्षेत्र में
प्रोसेस आपका चलते रहता है कंटिन्यू। तो 1928 हो गया, 1932 पूना पैक्ट होता है। तो पूना पैक्ट अब एग्जाम में पूछा था, पूना पैक्ट किस किस के बीच में होता है? तो महात्मा गांधी और अंग्रेज के बीच में होता है, ठीक है, याद ध्यान देखिएगा। 1932 हो गया, 1935 में होता है भारत सरकार अधिनियम लागू हो जाता है, ठीक है, आपको पता ही होगा, सब भी मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम होता है, बहुत सारा प्रोसेस अपनाया जाता है। यहीं से तो हम लोग भारत का संविधान किससे बना है? तो 1935 का एक्ट से ही तो लिए हैं हम लोग ना, तो ये सारा क्लियर होगा। अब 1940 में होता है व्यक्ति का सत्याग्रह। ये भी एग्जाम पूछा कि व्यक्ति का सत्याग्रह कब हुआ? तो 1940 में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1942 में तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1946 में भीष्म संप्रदाय दंगा हुआ था, ठीक है। अब 1940 में तो होना ही था भीष्म संप्रदाय दंगा। अब ये भी बताइएगा, अब इसके बारे में डिटेल अभी में बस सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, डिटेल आपको मिलेगा फ्रेंड, एकदम मिलेगा, इसी चैनल के अलावा कहीं नहीं जाने की जरूरत है, सारा मिलेगा इसमें, ठीक है। 1947 में बेंटिंग अंतिम वायसराय बन गया। आपको पता है बेंटिंग जो है, बेंटिंग का मतलब पूरा नाम हो गया माउंट बैटन, ठीक है। माउंट बैटन जो है 34वें वायसराय के रूप में, अंतिम वायसराय के रूप में थे। यहां से क्या होता है ना, वो अंतिम वायसराय के बाद गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो अगर बोलेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंट बैटन थे और अंतिम वायसराय माउंट बैटन थे, ठीक है। उस 1947 हो गया, फिर उसके बाद भारत आजाद हो जाता है, ठीक है। तो भारत आजाद हो गया, तो हर एक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड, अगर हो सके तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिए। और इसके बाद तो मैं टॉपिक को लाऊंगी, अभी धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि और क्यों नहीं और बेटर किया जाए, ठीक है। बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिले, ठीक है। आप बोलिएगा कि क्या बोलता है, क्या जरूरत है? अगर आप सोचिए, अगर एक गाड़ी है, एक ठीक है गाड़ी है, गाड़ी चलाने के लिए चक्का का जरूरत पड़ता है और एक पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो चक्का है ना, ये हमारे लिए जो है, चक्का जो है हमारे लिए लाइक का होता है। अगर आप जितना लाइक कीजिएगा ना, उतना रफ्तार से मेरा गाड़ी भागेगा, ठीक है। और जितना आप पेट्रोल जो होता है वो सब्सक्राइब का होता है, जितना आप सब्सक्राइब कीजिएगा पेट्रोल उतना रहेगा, तो बस तब देखिए गाड़ी किस तरह जलता है और कितना, और जितना भी एनर्जी होता है सारा एनर्जी में यहाँ झोंक दूंगा, ठीक है। बस हमेशा बोलता है ये चैनल आपके लिए खरा है, खरा रहेगा, ठीक है। बस विश्वास बना रखिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।